नमस्कार दोस्तों। टॉप 500 की सीरीज़ में हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संवैधानिक विकास। आज की वीडियो इस टॉपिक का आखिरी वीडियो है, थर्ड पार्ट है और बेस्ट पार्ट भी है। आज हम जिन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधे बात शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, टॉपिक तैयार हो जाएगा। और अगर आपके पास PDF नोट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जाइए। चलिए अब हम बात शुरू करते हैं यहाँ से। 1892 में एक अधिनियम बना था, उसमें कुछ व्यवस्थाएं की गई थी जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद से 1909 में आएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली बात यह है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाएं जो थी वहाँ पर, अब जैसे केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा का मतलब आप समझ रहे हैं, विधान परिषद। जैसे मान लीजिए संसद है, वो केंद्रीय विधान परिषद है, वहाँ कानून बनता है देश के लिए। और जो राज्यों में विधानसभाएँ हैं, विधान परिषदें हैं, उसको आप इससे प्रांतीय से तुलना कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, वो सदस्य आप मोटे तौर पर मानिए जो भारतीय हैं, जो सरकार में नहीं हैं, उनको जब शामिल किया जाता है तो गैर सरकारी सदस्य थे। ठीक, लेकिन बहुमत जो है, अब मान लीजिए कि 10 लोग होते हैं उसमें, क्या कहते हैं, विधान परिषद में। अब 10 में से हो सकता है कि पहले गैर सरकारी सदस्य 2 थे, अब 2 से बढ़ा करके मान लीजिए 4 कर दिया गया। लेकिन फिर भी बहुमत में आप देखेंगे तो बाकी 6 हैं ना, वो बहुमत उनका है, वो अंग्रेज हैं, सरकार के लोग हैं। तो ये व्यवस्था की गई। अब देखिए दूसरी बात, केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य को सीमित और अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता था। ठीक है, सीमित मतदान होता था, कुछ लोगों को ही अधिकार होता था वोट देने का, और इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे, वहाँ से चुना जाता था। पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया विधान परिषदों में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। बजट आता है, आपको पता है, उसके बाद से अभी भी हमारे यहाँ देखिए बजट आने के बाद उस पर चर्चाएँ होती हैं। तो पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि विधान परिषद में बजट आया तो फिर कोई बात उस पर करे, बहस करे, ऐसा नहीं था। इस कानून से ये व्यवस्था की गई, यहाँ से प्रश्न पूछा गया, यहाँ से भी पूछा गया। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ये है। और आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मार्ले मिंटो सुधार कब आया, एक फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है, PCS टाइप का क्वेश्चन बनता है, लेकिन UPSC ने भी यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे हैं। ध्यान से इस अधिनियम को समझिए। अब डिवाइड एंड रूल का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अंग्रेज़ों का, वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए, दमन किया, गोलियाँ चलाई, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया और सबसे लास्ट में, अब देखिए 20वीं शताब्दी में, मतलब 1900 समथिंग से, जैसे 1909 है, 1908, 9, 10, 20, 50 ऐसे, तो उसमें क्या है कि इन्होंने ये देखना शुरू किया कि सांप्रदायिक माहौल अगर बिगाड़ा जाता है तो क्या असर होता है। अदरवाइज़ पूरे भारत के लोग एक साथ आंदोलन करेंगे। इन्होंने देखना शुरू कर दिया, उस तरह हिसाब से बांटना भी शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग का गठन हो चुका है 1906 में। उनको ये अलग तरह से आश्वासन दे रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम इनको देख रहे हैं कि कैसे लड़ाया जा सकता है, सांप्रदायिक भावनाएं कैसे लाई जा सकती हैं, और उसका लिखित रूप में कानूनी तौर पे एक उपाय यहाँ किया गया। ठीक है, कि क्या किया जाए कि ये मतभेद आगे बढ़ें, समझ रहे हैं ना। और वहीं से, यहाँ से एक आप कह सकते हैं कि जड़ पैदा हो रही है पाकिस्तान के बनने की। देखिए क्या है, हालांकि सिर्फ ये एक चीज़ है, बाकी और भी बातें हैं। हम संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं। अभी जो मैंने बात की वो थोड़ा सा ऐतिहासिक मामला बन गया कि इतिहास में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं कि कानून जब बनाया गया 1909 में, तो फिलहाल इसको मार्ले मिंटो कहते हैं। आप जानते हैं मिंटो उस समय वायसराय थे, मार्ले जो है राज्य सचिव थे। तो क्या हुआ, पहली बात ये कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि कर दी गई, संख्या बढ़ा दी गई सदस्यों की। ये नॉर्मल सा सेंटेंस है। इसके बाद केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत तथा प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत हो गया। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा दिल्ली में केंद्रीय संसद है, ठीक है, बाकी राज्य हैं, ये राज्य हैं ऐसे। तो यहाँ विधान परिषद में जितने सदस्य हैं उनमें बहुमत जो है वो सरकार के लोगों का है, गैर सरकारी लोगों का नहीं है। और जो प्रांत हैं, जैसे मान लीजिए यूपी, बिहार, राजस्थान ऐसे, तो वहाँ पे गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रहा। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और यहाँ से प्रश्न पूछा गया। आगे देखिए, चर्चा का दायरा बढ़ा दिया गया। जो बातें होती हैं, जो चर्चा होता है, उसमें अब अनुपूरक प्रश्न पूछने की बात होने लगी। अनुपूरक प्रश्न का मतलब आप जानते हैं, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें वैसे भी नॉर्मली मंत्रियों से एक नॉर्मल ये एक्सरसाइज है, अक्सर ये होता रहता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक होता है, प्रश्न कई प्रकार के होते हैं, उस पर मैं नहीं जाता। ये होता है कि आपने प्रश्न पूछा, जवाब मिल गया।
कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न आपने पूछा, जवाब मिला, उसी से संबंधित आप दूसरा प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इसी को कहते हैं अनुपूरक प्रश्न। तो ये चर्चा में ये शामिल किया गया। बजट पर संकल्प लाए जा सकते हैं। इसकी बात हुई कि मतलब भाई बजट की ये बात हमें पसंद नहीं है, इस पर वोटिंग हो सकती है, इस पर बहस हो सकती है, समझ रहे हैं ना। तो ये थोड़ा दायरा बढ़ाया गया। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से फैक्चुअल बनता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एक व्यक्ति थे भारतीय, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे उस समय 1909 के अधिनियम के बाद से, और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ये क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, जिसकी बात मैं शुरू में कर रहा था वो ये है, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस चीज़ को शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें ना पूछा गया हो, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस में, जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं सब में ये तथ्य पूछा गया है, क्योंकि ये इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और पॉलिटी के हिसाब से भी, चूँकि हम समझ रहे हैं कि संविधान का डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे बैकग्राउंड बन रहा है, तो हमारे संविधान में ये भी तो है कि हम जो है किस तरह की चुनाव व्यवस्था हम चाहते हैं। लोकसभा के लिए किस तरह का चुनाव हो रहा है, हमें मत देने का अधिकार है। तो यहाँ भी चुनाव की प्रणाली में एक नई चीज़ जोड़ी गई थी उस समय, जिसमें कहा गया था कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था होगी। इस पृथक निर्वाचन व्यवस्था का क्या मतलब है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब है कि किसी खास जगह पे जिसे हमने चुना, जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, तो जहाँ ये बहुमत में होंगे वहाँ पे चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो एक मुस्लिम व्यक्ति को ही मिलेगा, और उसे वोट भी मुस्लिम व्यक्ति ही देंगे। ये थी व्यवस्था पृथक निर्वाचन की। इसके अलावा अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, इतना तो नॉर्मली आप पढ़ते हैं तो पता रहता है कि 1909 के अधिनियम से मुस्लिम समुदाय के लिए ये व्यवस्था की गई, अलग से वोट देने की, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। लेकिन साथ ही साथ कुछ और लोगों को भी ये अधिकार दिया गया था। यहाँ बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते। जैसे प्रेसिडेंसी के जो कॉर्पोरेशंस थे उनको दिया गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दिया गया, और विश्वविद्यालयों के जो पदाधिकारी होते हैं उसके लिए दिया गया, और जमींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का मतलब प्रावधान किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हम काफ़ी करीब आ रहे हैं, वर्तमान संविधान जो है ना उसके काफ़ी करीब आ रहे हैं धीरे धीरे। 1919 में एक नया अधिनियम बना जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। चेम्सफोर्ड वायसराय थे, ये राज्य सचिव थे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, 1919 के संविधान इस अधिनियम में, इसको भारत शासन अधिनियम कहते हैं, और एक 1935 वाला भी हम देखेंगे। यहाँ देखिए क्या किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पृथक सूची बनाई गई। पिछले साल मतलब 2022 वाले एग्जाम में इसी चीज़ को यूपीएससी ने लेके पूछ लिया था, एक स्टेप अंदर पूछा था कि कौन से विषय केंद्र के पास थे, कौन प्रांतों के पास थे, कौन आरक्षित थे, कौन, इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए आरक्षण वाला पूछा था, मतलब कौन किसके लिए आरक्षित है या फिर नहीं है, या फिर केंद्रीय और प्रांतीय, थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा, लेकिन हाँ इसी को लेके प्रश्न पूछा गया था। आपको इससे एक स्टेप और पढ़ने की ज़रूरत है, तब आप उसको देख पाएंगे। हालांकि वो अपवाद है, उस तरह के क्वेश्चन उतना अंदर जाके यूपीएससी कभी कभी पूछती है। फिलहाल तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पृथक पृथक सूची बनाई गई तथा उन पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। क्या मतलब है इसका, आज का जो हमारा संविधान है आप देखिएगा, सूची बनी हुई है, 3 तरह की सूचियां हैं। एक सूची ऐसी है केंद्रीय सूची जिसमें संसद कानून बनाएगी, एक सूची ऐसी है जिस पे राज्य कानून बनाएंगे, ये केंद्र वाला या राज्य वाला, एक समवर्ती सूची है जिस पे दोनों कानून बनाएंगे। ये वर्तमान की बात हो रही है। फिलहाल उस समय केंद्र और प्रांतों के लिए सूची तैयार की गई कि इस पे केंद्र कानून बनाएगा, इसमें जो है, इसमें प्रांत कानून बनाएगा, इसमें जो विषय शामिल किया गया उनको अधिकार दिया गया कानून बनाने का। ठीक, ये व्यवस्था की गई। इसके बाद देखिए क्या क्या किया गया, जो प्रांतीय विषय दिए गए उन्हें फिर 2 भागों में बांटा गया। अब देखिए द्वैध शासन फिर शुरू हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। मान लेते हैं कि 100 विषय हैं देश में बात करने के लिए, उस पर कानून बनाने के लिए, उन 100 विषयों को हमें मैनेज करना, मतलब सरकार मैनेज करेगी, तो बांट दिया गया। मान लेते हैं ऐसे बांट देते हैं कि 50, ये काल्पनिक है, 50 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाएंगे, 50 ऐसे हैं जिन पे केंद्र कानून बनाएगा। अब ये जो राज्यों के लिए 50 दिए गए ना, इनको भी 2 भागों में बांटा गया कि इन पर जो विषय दिए, मान लें 50 में 25 ऐसे हैं, ये मान के चलिए, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली 50-50 का डिवीज़न था, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो इन पर कैसे काम होगा, इन पर कैसे काम होगा, ये व्यवस्था आगे देखिए। ये द्वैध शासन मैंने पहले या दूसरे पार्ट में आपको बताया था कि 3 जगहों पे द्वैध शासन की बात आएगी, ठीक है ना।
यहाँ पे लिखा है, देखिए। तो क्या है कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में फिर से बांटा गया। एक था हस्तांतरित विषय, शायद यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था या फिर ऊपर जो मैं बता रहा था वहाँ पे एक आरक्षित विषय था, ठीक। अब हस्तांतरित विषय का क्या मतलब है, आरक्षित विषय का क्या मतलब है, देखिए। यह इस पर गवर्नर का शासन होता था, जो राज्य का गवर्नर होता था, ठीक है, वो हस्तांतरित विषयों पर शासन करता था मंत्रियों की सहायता से, और मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखिए, कहने का मतलब ये है कि राज्यों को जितने विषय हैं मिले हुए हैं, उनमें से कुछ विषय ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर गवर्नर शासन करेगा। गवर्नर तो यहाँ भी शासन करेगा, लेकिन यहाँ जब शासन करेगा तो मंत्रियों की सहायता से काम करेगा। और ये जो मंत्री है ना, ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हैं। विधान परिषद उनसे पूछ सकती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ज़रा हमें बताइए तो। और एक था आरक्षित विषय, मतलब वो जो 50 विषय जो मैं काल्पनिक बता रहा हूँ, उनमें से कुछ हस्तांतरित हो गए और कुछ ऐसे हैं जो आरक्षित विषय हैं। इसका मतलब ये है कि ये राज्य का ही विषय है, ये प्रांत का ही विषय है, इस पर गवर्नर ही शासन करेगा, लेकिन मंत्रियों की सहायता से नहीं करेगा। कार्यपालिका परिषद बनाई गई थी इसके लिए, और ये इसको सलाह देगी कि आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, लेकिन ये उत्तरदायी नहीं होंगे। जैसे यहाँ मंत्री उत्तरदायी हैं, ये यहाँ पे उत्तरदायी नहीं होंगे। इस तरह से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। देखा, प्रांतों के जो टोटल विषय हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया। कुछ विषयों पे अलग तरीके से शासन हो रहा है, कुछ विषयों पे अलग तरीके से शासन हो रहा है। अब यहाँ पे लिस्ट तो मैंने नहीं दिया क्योंकि बड़ी लिस्ट थी। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी बात, जैसे मान लीजिए ये कह रहा है कि अगर भूमि से संबंधी कानून बनाना है, खेत खलिहान घर ये सब मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल हो सकता है कि ये आरक्षित में हो, उसमें ना जाइए, तो उस पर मान लेते हैं कि हस्तांतरित विषय में उसको शामिल किया गया। इसका मतलब है कि भूमि से संबंधित कोई कानून बनेगा तो गवर्नर उस पर फाइनल सिग्नेचर करेंगे, मंत्री उसके तहत शासन करेंगे, और ये उत्तरदायी होंगे कि ऐसे क्या क्या किया गया। पुलिस इस तरह का कुछ सिक्योरिटी की बात है तो मान लेते हैं कि आरक्षित है। अब ये आरक्षित विषय है, इसका मतलब ये है कि इस पर भी गवर्नर शासन करेंगे, इसी हिसाब से इस टॉपिक को चलाएँगे, मतलब इस मुद्दे को लेकर शासन चलाएँगे। कार्यपालिका परिषद सहायता करेगी, लेकिन ये उत्तरदायी नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आएगी तो एक दो बार और देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, और इस व्यवस्था के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। ये द्वैध शासन दूसरा है। इसके पहले हमने देखा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था। और एक और मैंने उल्लेख किया था कि जब बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था तो वहाँ कुछ और था। कंपनी शासन करती थी, प्रांत में जो नवाब होते तो वो शासन करते थे। विषयों को दो भागों में बांटा गया था, वो अलग था। लेकिन द्वैध शासन वो भी दोनों थे और ये भी है। अच्छा, आगे देखिए, पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की गई। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब ये, जैसे हम लोकसभा आप देख रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा है ना, संसद, तो इसके पहले जैसे संसद से आप तुलना करें पुराने उस समय का केंद्रीय विधान परिषद जो होती थी, जो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, वो एक ही परिषद होती थी। बाद में 1919 में इसमें दो भाग कर दिए गए, एक राज्यसभा से आप तुलना कर लीजिए, एक लोकसभा से। आई बात समझ में? तो यानी कि पहली बार लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया। इस तरह से क्वेश्चन बनता है और सेंटेंस वाले भी प्रश्न बनते हैं और सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, अब एक छोटा सा काम है, हालांकि टाइम होगा तो देखिएगा, अदरवाइज आपने समझ लिया। जैसे ये लोकसभा है, क्या इसका नाम उस समय कुछ और था? राज्यसभा का नाम क्या कुछ और था? ये ज़रा जाकर देखिए, ठीक है। बाकी ये जानबूझ के लिखा गया क्योंकि सेम वही चीज़ हमने आज लिया है, लोकसभा और राज्यसभा, ये वहाँ से शुरुआत हुई। देख रहे हैं हमारे संविधान का बैकग्राउंड कैसे बन रहा है। पहली बार इस कानून में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। अभी 1909 में जो है उसमें भी इनडायरेक्ट मतलब चुनाव होते थे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब आपने वीडियोस देखी तो आप जानते ही हैं। जैसे आप अभी का एग्जांपल लें, कोई व्यक्ति विधायक बन रहा है, हम डायरेक्ट वोट देते हैं, सांसद बन रहा है डायरेक्ट वोट देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है तो हमने तो वोट दिया नहीं, जिनको हमने चुनकर भेजा था सदन में उन्होंने वोट दिया, तब जाके एक व्यक्ति राष्ट्रपति चुना गया, तो वो अप्रत्यक्ष हो गया, हमने डायरेक्ट नहीं चुना। ठीक है, तो इसके पहले की व्यवस्थाओं में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था, यहाँ पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई। और जो लोग वोट दे सकते थे, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति वोट दे सकता है। देखिए, मताधिकार जो है संपत्ति के आधार पर, कर के आधार पर और शिक्षा के आधार पर सीमित की गई थी। यानी कि इसमें क्राइटेरिया बनाया गया। अब ये मत खोजने लग जाइए कि कितनी संपत्ति होगी तो वोट दे सकते हैं, कितना टैक्स हम दे रहे हैं तो वोट दे सकते हैं, हमने कितनी तक की पढ़ाई की होगी तो वोट दे सकते हैं। उतना जाने की जरूरत नहीं है। आज तक यूपीएससी ने उस पर क्वेश्चन भी नहीं पूछे। हाँ, इस लाइन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, तो बस ध्यान रखेंगे
कि संपत्ति और टैक्स और शिक्षा के आधार पर सीमित लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन वो डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत किया गया डायरेक्ट इलेक्शन का। अब देखिए पृथक निर्वाचन अभी है, समझ रहे हैं ना, इसका और विस्तार कर दिया गया। हमें पता है कि मुस्लिम वर्ग के लिए वहाँ पे किया गया था। आगे चल के इस अधिनियम में सिख वर्ग के लिए, भारतीय जो ईसाई हैं इनके लिए, आंग्ल भारतीय जो हैं और जो यूरोपीय चुनाव लड़ेंगे उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और जिसे आप अभी यूपीएससी कह रहे हैं, जिसके लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी जो एग्ज़ाम कराती है, उसके गठन की व्यवस्था भी यहीं की गई। ठीक है, नाम बदला, आगे स्ट्रक्चर बदला, लेकिन एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए जो सिविल सेवाओं का एग्ज़ाम कराए और जो है अभ्यर्थी हैं उनको सेलेक्ट करके भेजे ट्रेनिंग के लिए, सरकार उन्हें नियुक्त करेगी, तो उसके लिए आयोग होना चाहिए। इसकी व्यवस्था 1919 के अधिनियम में की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बने हैं। अब देखिए कुछ आगे बढ़ते हैं, इसी में क्या व्यवस्था की गई। केंद्रीय बजट जो होता था, जो केंद्र सरकार लेके आएगी, उस बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। पहले क्या होता था कि एक ही बजट आता था पूरे देश के लिए, अब केंद्रीय बजट अलग आएगा, राज्य का बजट अलग आएगा। ठीक है, राज्यों को स्वयं बजट बनाने का अधिकार दिया गया, इंपॉर्टेंट है। आज भी आप देखिए ऐसी व्यवस्था है, राज्यों का बजट अलग आता है, केंद्र सरकार अपना बजट लेके आती है। इसके अंतर्गत एक संवैधानिक आयोग की बात की गई, किसके अंतर्गत, जो कानून है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि एक संवैधानिक आयोग बनेगा जो हर 10 साल बाद ये जो अधिनियम बनाया गया इसके कामों की जांच करेगा। हर 10 साल बाद उसकी जांच होगी कि कानून के तहत काम हो रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो उसमें सुधार होना चाहिए। और इसी के तहत साइमन आयोग आया था, आप इतिहास पढ़े हैं, जानते हैं। हालांकि 1 साल पहले गठित किया गया था, उसके कई कारण थे, लेकिन व्यवस्था की गई थी कि 10 साल बाद एक आयोग बनेगा जो इस कानून की समीक्षा करेगा और सलाह देगा। और उसी के लिए, उसी से संबंधित फिर साइमन आयोग का गठन किया गया। फिर उसमें एक भी भारतीय नहीं था, जो कि क्वेश्चन का मेन आंसर होता है कि साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया जा रहा था, या उसे साइमन गो बैक का नारा क्यों झेलना पड़ा। ये इसलिए क्योंकि उसमें भारतीय शामिल नहीं थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आयोग आएगा, ये देखेगा कि जो भारत में शासन करने के लिए कानून बनाया गया वो ठीक है कि नहीं, भारतीयों के माहौल के हिसाब से है कि नहीं। और इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं है तो क्या समझेंगे कि भारत की डिमांड क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। खैर उस समय तो हम परतंत्र थे, अंग्रेज़ों का शासन था, तो अपने हिसाब से कर रहे थे। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा। अब आगे जब बढ़ेंगे, साइमन आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसके बाद से गोलमेज सम्मेलन हुए, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, वहाँ से प्रश्न भी खूब आते हैं, उसकी बात करेंगे कभी। और उसी के बाद आगे चल के भारत शासन अधिनियम बना 1935 में। आज़ादी के पहले का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिनियम है। और आप जब मेंस में देखेंगे तो इस पर एक क्वेश्चन मेंस में भी आया है। प्रीलिम्स में देखेंगे तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी प्रश्न आते हैं। और पीसीएस एग्ज़ाम्स में भी बहुत सारे आते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए कि इसमें क्या, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मतलब बढ़िया इस सेंस में कि जो हमारा संविधान है ना उसके बहुत क्लोज है, इस अधिनियम से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो इस हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कल्पना की गई कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। जैसे अभी हमारा क्या है, हम एक संघ हैं, अखिल भारतीय भी है, मतलब पूरा देश एक है, यूनिट है मतलब। तो इसकी कल्पना की गई कि सारे राज्य एक संघ के अंतर्गत होंगे। 3 सूचियों की बात की गई, जिसमें संघीय सूची होगी, राज्य सूची होगी, समवर्ती सूची होगी। आज भी है हमारे यहाँ, देख रहे हैं ना। तो इसमें विषय अलग अलग बटे होंगे। संघ वाले में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य वाले में राज्य सरकार है, समवर्ती सूची में दोनों बनाएंगे। ठीक। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी वो वायसराय के पास होंगी। ये लाइन 2018 वाले प्री में शायद, हाँ, ये पूछा गया था। तो ये अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये व्यवस्था की गई। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि अभी जिस पे हम इतना चर्चा कर रहे थे कि ये द्वैध शासन का क्या मतलब है, कि जैसे मान लीजिए इतने विषय हैं, इनमें से आधे विषय, कल्पना करिए आधा विषय, कुछ विषय केंद्र के लिए आरक्षित हैं, कुछ विषय प्रांतों को दे दिए कि भाई आप प्रांत आप अपने अपने कानून बनाइए इनमें। तो पहले इसमें 2 भाग किए गए थे, ठीक है। अब यही चीज़ उठा के केंद्र वाले में कर दी गई, जो केंद्र के विषय हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया। बाकी सिस्टम वैसे ही काम करेगा। यहाँ गवर्नर था, वहाँ वायसराय रहेगा, ठीक है ना।
अब देखिए एक और चीज़, द्वैध शासन हो गया। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई कि जो राज्य की सरकारें हैं उत्तरदायी होंगी, सारे विषयों पर जो भी काम हो रहे हैं सब जनता को जवाब देना होगा, विधानसभा में जवाब देना होगा। ठीक है। गवर्नर को मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक बना दिया गया, मंत्री जो कहेंगे उसके अनुसार गवर्नर को काम करना होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से उस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाया गया। पृथक निर्वाचन देख रहे हैं, 1909 में एक कहानी शुरू किए थे, 1919 में थोड़ा बढ़ा दिया, 1935 में दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक। और यहाँ पर मतदान का जो मताधिकार का जो विस्तार है वो 10% तक किया गया। सोचिए 1935 तक आते आते भारत की 10% आबादी ही वोट दे सकती थी। इसका विस्तार बहुत आसान कर दिया, ऐसा लग रहा है कि 10% तक का विस्तार किया गया। ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात इसमें की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए, संघ, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की बात यहाँ की गई थी। जैसे यूपीएससी हो गया और बीपीएससी या यूपीपीएससी आप देख लीजिए। ठीक है। और उसके बाद से संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात की गई थी कि ऐसा है कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग बनाना हो तो वो भी बनेगा। और 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, केंद्रीय न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर सकते हैं, जो पूरे देश के मामलों को देखे, सर्वोच्च लेवल पे हो। तो ये सारी चीज़ें 1935 में की गई थी। इसके बाद क्या है जी, ये तो अगला टॉपिक है संवैधानिक निकाय, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसकी नोट मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, इसको कवर करेंगे बाद में, जैसे कि निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, कैग है, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। जो यूपीएससी है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो आगे अगली वीडियो में होगा। फिलहाल इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया है, संवैधानिक विकास को आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा। पीडीएफ नोट आपके पास है तो आप अच्छे से बार बार रिवाइज करिए। पॉलिटी की नोट लगभग कंप्लीट हो चुकी है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं जोड़ना है। टॉप 500 की सीरीज़ में 2-4 टॉपिक्स नए होंगे तो वो अलग से मैं मिसलेनियस वाली पीडीएफ में जोड़ के आपको एग्ज़ाम से बहुत पहले ही दे दूँगा। पीडीएफ नोट नहीं है तो आपको सीधे कमेंट बॉक्स में जाना है या डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको ये भ्रम है कि बहुत पैसे लगते हैं तो वो भी दूर हो जाएगा। फिलहाल इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।